हाँ तो शुरू किया जाए। क्वेश्चन फिर से 5 मार्क्स का एक और क्वेश्चन करेंगे हम लोग। लिखिएगा यौगिक परावैद्युत, यौगिक परावैद्युत, यौगिक परावैद्युत समांतर पट संधारित्र। संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। यौगिक परावैद्युत समांतर पट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। कल का क्वेश्चन पढ़ा था सब है, आज के क्वेश्चन में क्या अंतर है? इसमें यौगिक शब्द आया हुआ है, यौगिक परावैद्युत आया है। और ये भी सवाल परीक्षा में कई बार पूछ चुका है और इसके पहले वाला भी पूछ चुका है। और कल हम गलती से बोल दिए थे कि एग्जाम में इस बार आया है समांतर पट, पर समांतर पट नहीं बेलनाकार संधारित्र आया था इस साल के एग्जाम में, है ना। हमको दिमाग पर था कि समांतर पट पूछा है, लेकिन बेलनाकार पूछा था। इसके अलावा जो बच गया बेलनाकार के अलावा बाकी जो उसमें से ही एग्जाम में इस बार आएगा, ठीक है। तो यौगिक परावैद्युत क्या होता है ये समझो। यौगिक का मतलब होता है एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, और परावैद्युत का मतलब समझ ही रहे हो, कोई परावैद्युत पदार्थ होगा जैसे कि अभ्रक हो गया, मोम हो गया, तो प्लेटों के बीच में यानी समांतर पट जो संधारित्र होगा उसका जो प्लेट होगा उसके बीच में कितने माध्यम रहेंगे? एक से ज्यादा माध्यम रहेंगे। तो ज्यादातर कंडेंसर जो आप लोग देखे होंगे इसमें आप लोग इस टाइप का खोल के आप लोग चेक किए थे, तो उसमें जरूरी नहीं है कि केवल एक ही पदार्थ हो। मोम, मोम के अलावा कागज भी हो सकता है, अभ्रक भी हो सकता है, एक से ज्यादा पदार्थ हो सकते हैं परावैद्युत पदार्थ। और जनरली एक से ज्यादा ही रहता है क्योंकि ज्यादा धारिता का अगर आपको बनाना है, जिस टाइप का बनाना है उस हिसाब से उसमें पदार्थ भरना पड़ता है, ठीक है। कौन सा पदार्थ भरेंगे कि कितना धारिता का होगा वो भी हम लोग सीखेंगे अब, ठीक है। पहले इसको सीख लेते हैं कि आखिर धारिता निकलते कैसे हैं। यौगिक परावैद्युत रहेगा तो इसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, दो प्लेट ले लेते हैं, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ आप अर्थिंग दे दीजिए, ठीक है। इसके बीच में एक से ज्यादा परावैद्युत माध्यम भरना है। तो मान लीजिए कि इसके बीच में हवा है, तो हवा भी एगो परावैद्युत माध्यम हो गया। एक और माध्यम ले लीजिए हवा के अलावा, जैसे मोम है या कांच है, कुछ भी, कांच नहीं कागज ले लीजिए। तो अगर हम उसको ले रहे हैं तो उसका विद्युतशीलता कितना होगा? जैसे मान के चलो अगर हम कांच ले रहे हैं, कांच ग्लास ले रहे हैं या फिर कागज ले रहे हैं, तो उसकी विद्युतशीलता क्या होगी, कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला सिंपल, एप्सिलॉन नॉट में कोई एक खास नंबर होगा जिससे गुना हो जाएगा, जो खास नंबर होगा उससे गुना करते ही, और जो खास नंबर होता है उसको एप्सिलॉन आर से सूचित करते हैं, यही ना है। तो एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट गुना करते ही जो भी माध्यम होगा उसका विद्युतशीलता निकल जाएगा। तो एक माध्यम हम लेंगे और वो माध्यम तो कुछ भी हो सकता है ना, परीक्षा में स्पेशल किसी एक के लिए तो नहीं पूछेगा, सबके लिए पूछेगा। इसलिए इसके बीच में आप कहीं भी एक और माध्यम ले लीजिए, और एक ही माध्यम लीजिएगा तो अपने आप ही दुगो हो जाएगा। तो हम क्या करें कि इतना दूर तक, यहाँ इस बीच में इतना दूर तक कोई माध्यम भर दिए,
डिस्टरबेंस कर रहा है। और इस माध्यम को भरने के बाद आपको ऐसा लगना चाहिए कि एक माध्यम है, ये कागज हो सकता है या एनीथिंग। ये जो चीज भरा गया ये एक माध्यम है। इसके अलावा यहाँ जो खाली जगह आप लोग देख पा रहे हैं ये भी तो कुछ होगा, तो ये सब एयर हो जाएंगे, हवा के मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, ये जो चीज है। ठीक है, अब इसके बीच क्या करते हैं कि ये पूरा जो प्लेट है इसके बीच का कुछ दूरी होगा, क्या माने थे दूरी d। तो मान लीजिए कि प्लेटों के बीच की टोटल दूरी जो है वो d है। अच्छा, जितना दूर तक माध्यम है उसका भी तो कुछ दूरी होगा, चौड़ाई होगा, ये d मान लेते हैं। और ये वाला जो देख रहे हो इसको कुछ और मान लेते हैं, जैसे t मान लेते हैं यहाँ तक। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि हवा कितना दूर में है, तो आंसर क्या होगा d माइनस टी, टी घटा देंगे। और टी दूरी तक कौन है, कोई अलग माध्यम है। अच्छा, इस माध्यम की विद्युतशीलता जो होगी वो एप्सिलॉन नॉट होगी, है ना, इसकी विद्युतशीलता। और इसकी विद्युतशीलता जो होगी वो एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट होगा। बात बुझाया, दो को विद्युतशीलता होगा, लेकिन नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। माध्यम दो गो है ये मान लेते हैं। ठीक है, दो गो प्लेट हो गया। हमें क्या निकालना है, धारिता। धारिता ही ना निकालना है। धारिता के फॉर्मूला C बराबर Q बाई V। तो हमें Q का मान चाहिए और किसका मान चाहिए, V का। तो Q का मान निकालने के लिए, Q का मान हम लोग निकाल चुके हैं, सिग्मा A होता है। तो अगर हम यहाँ सिग्मा A पुट कर देंगे तो अब रह गया V का मान। तो V का मान कैसे निकलेगा, तो आप ठीक से देखें, माध्यम दो हैं, तो दो तरह के माध्यम दो तरह के विद्युत क्षेत्र के प्रभाव को कम करेंगे। जैसे यहाँ पर विद्युत क्षेत्र अलग होगा और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या हो, अलग। विद्युत क्षेत्र अलग होने के वजह से विभव का मान भी क्या होगा, अलग होगा। तो इस माध्यम में विद्युत विभव अलग, इस माध्यम में विद्युत विभव अलग। क्लियर हुआ। तो विद्युत विभव कितने हो गए, दो, एक V1 और एक क्या हो गया V2। V1 का मान या V2 का मान निकालना हो तो कल हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, V बराबर AD, यही ना पढ़े थे। अगर आपको V1 चाहिए तो मान लीजिए कि इस क्षेत्र में V1 वोल्टेज है और इसमें क्या है V2, तब V1 चाहिए यानी कि हवा में चाहिए, तो ED लिखा हुआ है। पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मान के चलिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो है वो इस जगह पर, और दूसरा चीज कि इस जगह पर, दोनों जगह पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। मान के चलिए यहाँ पे निकालना है, हवा में निकालना है, तो सिग्मा बटा आप क्या लिखिएगा, जैसे यहाँ पे हम E1 लिख दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए, V1 में। D लिखना है ना, तो D मतलब कि हवा में कितना दूरी है, हवा कितना दूरी तक फैला हुआ है। तो आंसर है D माइनस टी, टी घटा दीजिए, तो E1 इंटू क्या हो जाएगा D माइनस टी प्लस V2। V2 में आपको लिखना होगा E2, और साथ ही साथ दूसरा माध्यम कितना दूरी तक फैला हुआ है, T तक, हो गया। अब E1 का मान लिखना है, तो E1 हवा का बात हो रहा है, तो यहाँ सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा I इंटू D माइनस टी। E2 का मान यानी कि इसमें यहाँ पर सिग्मा बटा क्या लिखा जाएगा, विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट इसमें लिखा गया था, लेकिन इसमें लिखना पड़ेगा एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। बात बुझाया। और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा टी, यही हमारा V का वैल्यू हो गया। और इसी V के मान को हम लोग किस में रख देंगे, यहाँ पर, और यहाँ पे रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। और यही 5 मार्क्स के लिए आता है।
बोलो समझ में आ गया? एक बार फिर से। सबसे पहले आप इसमें मान लीजिए बोलिए सबसे पहले क्या माना जाए इसमें? माना, हाँ बोलो, दो धातु के प्लेट हैं। आए? पहले प्लेट पर धन आवेश और दूसरे प्लेट आए, दूसरे प्लेट पर ही ना आवेश, दूसरे प्लेट पर कोई आवेश नहीं है। ठीक है, उसके बाद दूसरे प्लेट को पहले प्लेट के नजदीक और समांतर रखते हैं तो प्रेरण के कारण दूसरे प्लेट के आंतरिक भाग पर ऋण आवेश और बाह्य भाग पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। आगे बोलो। बाह्य भाग में अर्थिंग देने से सभी धन आवेश उदासीन हो जाते हैं। फिर दोनों, तो अब यही तुमको ध्यान देना है। सवाल हमारा क्या है? यौगिक परावैधुत वाला, तो हम एगो परावैधुत डालते थे। अब यहाँ पे हम यौगिक परावैधुत है तो इसलिए हम एक के बजाय कितना डाल देंगे? 2 या 3 डाल देंगे या 4 डाल देंगे, जितना मन कर उतना डाल सकते हैं। तो हम फिलहाल कई गो डालेंगे? 2 से ही हमारा काम हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? दोनों प्लेटों के बीच है ना दो तरह के है ना, या 2 से अधिक तरह के परावैधुत पदार्थ डाल दिए जाएं, यही ना लिखेंगे। तो उसे हम क्या कहते हैं? दोनों प्लेटों के बीच में 2 तरह के या 2 से अधिक तरह के परावैधुत पदार्थ डाल दिया जाए तो उसे यौगिक परावैधुत समांतर पट संधारित्र कहते हैं। बोलो, इतना बात बुझाया? अब हम लोग धारिता निकालेंगे।
तो लिखेंगे धारिता का व्यंजक। धारिता का व्यंजक। धारिता का व्यंजक निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों प्लेटों के बीच क्या है दूरी, डी है, और एक माध्यम अलग से लिए हैं, तो एक माध्यम हवा है और दूसरा माध्यम क्या है, कागज नहीं, वो कुछ भी हो सकता है, तो कोई और माध्यम मान लेंगे, ठीक है। तो हम मान लेंगे कि माना टी दूरी तक, टी दूरी तक, टी दूरी तक एक परावैद्युत पदार्थ है, ये मान लिए, और बाकी जगह पर क्या है, बाकी जगह पर हवा है। बोलो क्लियर हुआ। टी दूरी तक हमारा एक परावैद्युत पदार्थ हो गया और बाकी जगह पर हवा है। प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच दूरी, बीच की दूरी डी है, ये मान लिए। अच्छा, अब हम लोग C बराबर क्यू बाई भी जानते हैं, तो एक क्यू का मान चाहिए और क्या चाहिए, ए का, तो पहले क्यू निकालेंगे, और क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा ए, तो हमको अब सिग्मा मानना पड़ेगा। तो हम मानेंगे कि माना आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना मानेंगे, सिग्मा है, इसलिए कुल आवेश, कुल आवेश बताओ, क्यू बराबर क्या लिखेंगे, सिग्मा ए सिग्मा, जहां ए बताओ क्या है, प्लेट का क्षेत्रफल। बोलो दो बात हो गया। अब हमको क्या निकालना होगा, भी का मान, तो दोनों माध्यम में भी का मान अलग अलग होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कुल विभव भी बराबर V1 प्लस V2। अब V1 का मान क्या लिखना होगा, पहले माध्यम में और उसके बाद प्लस में ये क्या है दूसरे माध्यम में, जहाँ पे अब V1 लिखना है तो V1 बराबर क्या लिखना होगा, E1 लिखेंगे, और D माइनस टी, फिर प्लस E2, यहाँ पे क्या लिखेंगे T। बोलो क्लियर हो गया। अच्छा, अब E1 का मान, E1 का मान सिग्मा, उसके बाद आप क्या कीजिए, लिख लीजिए एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी, फिर प्लस इसका सिग्मा बटा एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू में टी। उसके बाद क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो आ जाएगा D माइनस टी प्लस में, और उसके बाद क्या हो जाएगा, टी बटा में एप्सिलॉन R, यही ना हो जाएगा। अच्छा, ये हो जा रहा है, पहले ही गुना कर देना चाहिए था, जैसे इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा, E1 इंटू डी हो जाएगा, माइनस, एक मिनट, भी के मान को रखेंगे ना तो कॉमन होके कट जाएगा, तो ऐसा करते हैं कि अभी इसको रहने देते हैं, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला में फिर से सिग्मा आने वाला है, तो हम लिखेंगे, इसलिए अब डायरेक्ट धारिता निकाल दे रहे हैं, इसलिए धारिता C बराबर Q बटा में भी। अब इसको समीकरण नंबर क्या मान लो, 1, और इसको क्या मान लो, 2, तो समीकरण 1 और 2 से
तो C बराबर, एक में सिग्मा ए सिग्मा था, देखो सिग्मा आ रहा है, और इसमें भी सिग्मा आइबे करेगा, तो इस मान को लिख लो E1 D माइनस टी प्लस E2 टी। अब E1 और E2 का मान पुट कर लो, तो ए सिग्मा बटा E1 का मान सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी, फिर प्लस सिग्मा बटा में एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट I2 में टी। देखिए सिग्मा कॉमन है और साथ में एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन है, तो अब हम कॉमन ले लेंगे ए सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर बच जाएगा D माइनस टी प्लस टी बाई एप्सिलॉन आर। अब देखो ये पलटेगा तो सिग्मा सिग्मा तो कट ही जाएगा और एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो इसीलिए ए एप्सिलॉन नॉट बटा, अब डी आई प्लस वाला पहले लिख सकते हैं टी बटा एप्सिलॉन आर, अब माइनस में क्या लिख सकते हैं टी। बोलिए क्लियर हुआ। अब इसमें देखो टी कॉमन है, तो ए एप्सिलॉन नॉट बटा में डी प्लस टी कॉमन लेने पर 1 बटा में एप्सिलॉन आर, और माइनस में क्या आ जाएगा 1, और यही हमारा धारिता का फॉर्मूला हो जाएगा। बोलिए क्लियर हो गया। 1 बटा में एप्सिलॉन आर माइनस 1 और यहाँ पे प्लस में टी आ जाएगा, तो ये आपका धारिता हो जाता है। लिखिए धारिता और परावैद्युतांक, धारिता और परावैद्युतांक में संबंध। धारिता और परावैद्युतांक में संबंध। परावैद्युतांक का सिंबल याद है ना, धारिता का सिंबल क्या है, धारिता का सिंबल है C, और परावैद्युतांक का, परावैद्युतांक को और किस नाम से जाना जाता है, आपेक्षिक विद्युतशीलता। याद आया। इसका सिंबल एप्सिलॉन आर या के, याद आया, ये होता है। चलो अब मान के चलो कि तुमको इसके बीच में रिलेशन पता करना है, तो पहले मान लेते हैं कि ये एक संधारित्र है और इसमें जो विद्युतशीलता है वो है एप्सिलॉन आर, सॉरी एप्सिलॉन आर नहीं, एप्सिलॉन नॉट, एक माध्यम है। तो इस हिसाब से आप पढ़े थे समांतर पट संधारित्र पढ़े थे, यौगिक वाला नहीं, समांतर पट वाला, तो उसमें C का फॉर्मूला क्या पढ़े थे। अभी माध्यम क्या है, माध्यम हवा है, माध्यम हवा में C बराबर फॉर्मूला क्या पढ़े थे, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये बीच वाला दूरी है, क्या ये फॉर्मूला पढ़े थे। अब आप ध्यान दीजिए, जब कोई अन्य माध्यम हो, अन्य माध्यम का मतलब हुआ एप्सिलॉन नॉट हटा दो और यहाँ पे कुछ और डाल दो, इसमें कुछ और माध्यम डाल दिए, अगर कुछ और माध्यम डाल देंगे तो यहाँ हो जाएगा एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तब धारिता बदलेगा कि नहीं बदलेगा, C बदल जाएगा। तो मान के चलो ये C ओल्ड है, ओल्ड मतलब पुराना धारिता, अब नया धारिता C न्यू मतलब नया धारिता अगर निकालना है, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, ए एप्सिलॉन नॉट हट जाएगा और ए एप्सिलॉन नॉट के जगह पर ए एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट बटा डी, वही रहा कि नहीं रहा, वही रहा डी। अब हम क्या करते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं और इसको समीकरण 1, और समीकरण 1 में भाग दे देते हैं कितना से, 2 से। तो 1 में C ओल्ड था, कोल्ड मत पढ़ लेना, C न्यू
इक्वल टू, पहले क्या था, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एप्सिलॉन आर न लिख करके के लिखेंगे तो ज्यादा याद रहेगा, बढ़िया से कंफ्यूजन नहीं होगा। और उसके बाद ए के एप्सिलॉन नॉट बाई डी, हाँ इसमें ए से ए कट गया, डी से डी कट गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन, एक बटा के, तो एक बटा के बचा ना, एक बटा के, तो के से क्रॉस गुना हो जाएगा, तो सी न्यू बराबर कितना आएगा, के इंटू सी ओल्ड। बात बुझाया। अब आपसे पूछा जाए, या आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, सी बराबर के इंटू सी डैश बराबर, सी डैश मतलब नया वाला, के इंटू सी, सी डैश बराबर के इंटू सी। अब इसका मतलब समझिए, सी मतलब धारिता और के मतलब विद्युतशीलता। कौन सी विद्युतशीलता, अपेक्षिक विद्युतशीलता। और अपेक्षिक विद्युतशीलता जो मान बदल गया है, जैसे आपसे पूछा जाए कि मान के चलो इसमें हवा है और इस संधारित्र की धारिता 5 माइक्रोफैराड है। क्लियर, ध्यान से सुने, इसमें हवा भरा हुआ है, इस संधारित्र की धारिता कितनी है, 5 माइक्रोफैराड। आपसे अब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ दिया, पूछा कि भाई अगर किसी संधारित्र में संधारित्र की धारिता 5 माइक्रोफैराड है ना, और उसमें हवा भरा हुआ है, अगर हवा को हटा करके पानी भर दे तो उसकी धारिता कितनी हो जाएगी। तो आंसर क्या होगा, के इंटू सी, पहले 5 था, अब बदल गया, क्या चीज आ गया, पानी आ गया, और पानी का मान कितना होता है, 80, के का मान 80 होता है, तो 80 में 5 से गुना कर दीजिए, है 400। तो अब नया धारिता क्या हो गया, 400 माइक्रोफैराड। बात बुझाया, संधारित्र यही रहा, खाली धारिता हम बदल दिए कि नहीं। तो इस तरह से अगर हमें पता हो कि कौन से पदार्थ का कितना के का वैल्यू होता है, यानी एप्सिलॉन आर का वैल्यू है, तो जितना का हम निकालना चाहें उसके हिसाब से हम पदार्थ भर करके निकाल सकते हैं। समझ में आया। जो है कैपेसिटर बनाया जाता है, तो इस कैपेसिटर का जो वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे इसमें लिखा हुआ है 3.15 MFD माइक्रोफैराड, समझ में आया, एम फॉर माइक्रो, एफडी मतलब फैराड, ये लिखा हुआ है। तो इतना अगर लिखा हुआ है तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ पदार्थ मिलाया गया होगा, और उन पदार्थों को मिलाने से क्या होता है कि के मान में बदलाव आएगा। तो जो पुराना इसका धारिता होगा, जो पहली बार हम बनाएंगे, उस धारिता का मान और साथ में के मान से गुना कर देंगे, तो जो मान प्राप्त होगा वही ना धारिता का मान होगा। बात बुझाया। तो धारिता कितना हो का आप बनाना चाहे, कैपेसिटर बनाना चाहे, तो उसमें क्या चेंज करना पड़ेगा हमको, केवल इसके अंदर जो पदार्थ भरा हुआ है। क्लियर हुआ। इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं, सी डैश बराबर के जगह पर एप्सिलॉन आर इंटू सी। तो कोई भी पूछ दे ऐसे आप इसका आंसर दे सकते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर इसका डाटा लिखवा